हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती भाई, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, एंड हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 जो कि है गति के नियम। इस चैप्टर में हमने गति होने के जो कारक है, मतलब बल, उसके संबंधित सभी प्रकार के छोटे बड़े टॉपिक्स को सीखते हुए आ रहे हैं। अब बारी है कि हम सीख रहे हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो अगर वो ऑब्जेक्ट लाइक कार हो या कोई बस हो और वो किसी सड़क पे चल रही हो और वृत्ताकार मोड़ पर हो या वृत्ताकार पथ पर हो, लाइक दिस, तो यहां पर जैसे हमने समझा था कि साइकिलिस्ट जब मुड़ता है तो वो भैया क्या होता है, झुक जाता है। बिना झुके साइकिलिस्ट नहीं मुड़ सकता। उसी प्रकार से क्या कोई कार अगर झुक रही हो तो वो भी मुझे ऐसी दिखेगी क्या, झुकी हुई? या फिर हम ये देखते हैं जैसे ही कोई किनारा, कोई मोड़ आता है तो रोड का स्लोप देखते हैं, रोड का ढाल जो देखते हैं वो देखते हैं कि जिस डायरेक्शन में मुड़ रही है उधर ढाल होता है। मतलब अगर कोई रोड राइट साइड में ऐसा मुड़ रही है तो ऐसा होगा, ठीक है ना। दाहिने तरफ मुड़ रही है तो कैसा होगा भाई, जो उसका सेंटर समझेंगे उधर साइड में ढाल होता है, दूसरी साइड ऊपर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इसका? साथ ही साथ क्या अगर हम कार को मोड़ रहे होंगे तो मोड़ने के लिए हमें पता है कि वेलोसिटी को क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है। क्या मैं मैक्सिमम वेलोसिटी, अधिकतम कौन सी वेलोसिटी होगी, अधिकतम कौन सा वेग होगा जिससे मैं कार को मोड़ सकता हूं, इसी की डिस्कशन करने वाले हम इस सेशन में। तो भाई शुरू करते हैं इस सेशन को और बताते चलूं मैं, तो ये सेशन इंपॉर्टेंट दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन कैसा भाई, तो कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जेई या नीट एस्पिरेंट है तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल्स, मतलब जो हमारे क्वेश्चंस है वो आने तय हैं लगभग। ये कॉन्सेप्चुअल भी है, इसके अंदर बहुत सारे लॉजिक्स भी हैं, तो ये सीखना बहुत 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 जरूरी है। एंड जो हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है, स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है भाई। आइए शुरू करते हैं हम इसको और समझते हैं हम एक एक करके इनमें कितनी कंडीशंस हो सकती है, क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि अगर कार की वृत्ताकार गति हो रही है, मतलब कार के लिए हम नॉर्मली जब रोड पे चल रहा है तब की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो गति के नियम पढ़े 3, उसमें हमने उसके बारे में खूब बात करी। नॉट इवन दिस, सिर्फ चल ही नहीं रहा है, कहीं टकरा गया तब भी हमने बात करी, हमने संवेग की बात करी, हमने संघट्य की बात करी, हम कर चुके। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि ये देखिए, ये रहा रोड, ये रोड हल्का सा, ये जो डॉटेड दिख रहा है क्या, ये हमारा रोड है। ये रोड क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, मुड़ रहा है। अब रोड तो मुड़ रहा है, ठीक है, तो कार भी इसी के साथ साथ मुड़ेगी ना। जब कार मुड़ेगी तो आपको एक बात समझ में आता होगा कि भाई ये वाला हिस्सा कैसा होता है, नीचे दब जाएगा और ये वाला हिस्सा हल्का सा ऊपर उठेगा। अब कार तो ऐसा होगा नहीं ना कैसे मुड़ी हुई आपको दिखेगी, दिख नहीं पाएगी, बट स्टिल अगर बहुत ध्यान से देखेंगे ना या महसूस करेंगे बैठे हुए तो आपको प्रतीत होगा कि जिधर मुड़ाव है, ये मुड़ाव ऐसा है तो ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ आपको दिखेगा झुका हुआ, ये वाला हिस्सा आपको नीचे की तरफ, और ये वाला हिस्सा कंपैरेटिवली ऊपर की तरफ। मतलब अगर मैं उसके सस्पेंशन की बात कर लूं तो आपको पता लगेगा ये वाले सस्पेंशन ज्यादा दबे और ये बिल्कुल फ्रीली है, ठीक है। और इसमें बैठा यात्री भाई राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है ना। ये अगर ये जो कार है अगर इधर की तरफ ऐसा जाकर के मुड़ रही है तो ये इधर 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 है ना, इधर उल्टे डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति शिफ्ट हो जाता है, ऐसा झुक जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम जरा समझते हैं, सीखते हैं। तो मैं कहता हूं कि ये कार, मैं एक अलग से भी डायग्राम आपके लिए प्लॉट कर देता हूं नॉर्मली, ठीक है। ये इस तरीके का रोड है, यहां पर इसके 2 पहिए, एक पहिया कार की ये और एक पहिया कार की, बाकी इमेज वहां पर देखेंगे, है ना। ये दोनों पहियों पे क्या हो रहा होगा, कार अब ऐसे मुड़ने वाली है, मतलब इसको इधर की तरफ और ये वाला पहिया इधर की तरफ आएगा और ये पैरेलल ही चलेंगे ना रोड के साथ में। अब क्या होगा कि एक बात समझ में आता है, ये जैसे ही वृत्ताकार गति करना प्रारंभ करेगी, ठीक है, इस पे एक अभिकेंद्रीय बल केंद्र की तरफ काम करना शुरू कर देगा। कौन सा बल भाई, अभिकेंद्रीय। और साथ ही साथ
इसके ऊपर, इसी कार के ऊपर एक अपकेंद्रीय बल भी काम करेगा। कौन सा? अपकेंद्रीय, जो इस कार को कहेगा कि तुम बाहर चले जाओ, जिसके कारण इसमें बैठा हुआ व्यक्ति क्या होता है, कार इधर घूम रही है तो लोग इधर झुक जाते हैं, कार अगर लेफ्ट टर्न करेगी तो लोग राइट तरफ क्या होता है, झुक जाते हैं। तो ये एक अभिकेंद्रीय और एक अपकेंद्रीय, ये अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय मैं बीचों बीच से बनाना शुरू करूं तो एक अंदर की तरफ और एक ये बाहर की तरफ बल लग रहा है। नो डाउट हमें पता है कि ये जो होता है अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल, वो होता है mv²/r। ठीक है, m मतलब मास इस कार की, v मतलब इसका वेग, r मतलब ये जो रोड जिस कर्व पे ये घूम रही है। तो देखिए रोड का अलग सेंटर हो सकता है, लेकिन ये कार जो घूम रही है इसका कुछ ना कुछ सेंटर तो होगा ना। ये कार जो है ऐसे वृत्ताकार पथ पे घूम रही है तो इसका कुछ ना कुछ तो सेंटर होगा, यही रेडियस, इसी को कहते हैं हम आर। ये जो आर रेडियस लिख रहा हूं मतलब ये कार जिस वृत्ताकार पथ पे घूम रही है उसकी त्रिज्या। ठीक है, तो अभी ये क्लियर हो गया, ये हमारी कार का द्रव्यमान, ये हमारे कार का वेग, और ये क्या है भाई, तो यह कार जिस पथ पे घूम रही है, कार के लिए जो त्रिज्या होगी वो त्रिज्या। ठीक, अच्छा, तो ये अभिकेंद्रीय बल है। तो मैंने कहा था कि यही अभिकेंद्रीय बल बराबर किसके होता है, अपकेंद्रीय बल के। तो मतलब mv²/r ही होगा, जिससे क्या होगा भाई, तो उसमें बैठा हुआ यात्री लेफ्ट साइड में ऐसा झुक रहा होगा। अच्छा, अब क्या बारी है, तो भाई ये तो कार या तो अभिकेंद्रीय बल ज्यादा हो तो ये खींच करके आ जाए सेंटर की तरफ, मतलब कार पलट जाए, या अगर अपकेंद्रीय बल ज्यादा हो जाए तो कार रोड से बाहर हो जाए, ऑफ रोडिंग हो जाए। भाई मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि यहां पर एक वाइटल रोल प्ले करता है वेलोसिटी। कौन? वेलोसिटी। ये वेग अगर कम या ज्यादा हुआ तो कुछ केसेस बनेंगे। ठीक है, क्या केसेस बनेंगे, तो जैसे देखिए आपको पता है अगर वेग कम हुआ तो बहुत समस्या नहीं है, कार आराम से इस तरीके से मुड़ती हुई चली आएगी। लेकिन अगर इस वेग का मान आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो आपको पता है ये कार इस पे कर्व में मुड़ नहीं पाएगी। ये क्या होगी, ये कार यहां से आते आते ऐसी, ये कार का जो पाथ हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा। और रोड जो है उसको ध्यान से देखिए तो रोड तो इस तरीके से मुड़ गया, लेकिन कार चली गई इसके बाहर, ये कार चलेगी बाहर। क्यों कार बाहर आ गई भाई, क्योंकि वेग इसका ज्यादा हो गया, मतलब इसके अपकेंद्रीय बल का मान अल्टीमेटली कैसा हो गया, ज्यादा हो गया। और अपकेंद्रीय बल का मान ज्यादा होगा तो अपकेंद्रीय बल वैसे ही बाहर की तरफ लगता है, ये कार को बाहर ले जाएगा। तो हम चाहते हैं इसमें कुछ बातें कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना, तो हम चाहते हैं वो अधिकतम वेलोसिटी, वो अधिकतम वेग कैलकुलेट कर लें, जिसके कारण अगर मैं किसी बंकित रोड पे, किसी कर्व्ड रोड पे, ठीक है, कार को मोड़ूं तो मेरी कार बाहर ना जाए। दो केसेस बनेंगे भाई। एक तो केस बनेगा ये जो आपको दिख रहा है, ये कैसा, क्षैतिज। ठीक है, मतलब कैसा है भाई, बिल्कुल लेवल रोड है, क्षैतिज रोड है इस पर। और एक केस क्या बनेगा भाई, तो एक केस और बनेगा जब कार कहां चल रही है भाई, जो मैंने अभी आपको समझाया कि हमारे यहां पे जितनी भी सड़कें बनाई जाती है, जिधर साइड पे रोड टर्न हो उधर साइड पे ऐसा ढाल बनाया जाता है। ये ढाल थोड़ा ज्यादा हो गया है ना, ऐसा। ये रोड क्या है भाई, तो ये रोड ऐसे, ये रोड ऐसे टर्न हो रहा है, तो इस रोड को हल्का सा कैसा बना दिया, हल्का सा ढाल इधर के साइड पे रख दिया। तो अभी कार कैसे चल के आएगी, तो एक पहिया इधर और एक पहिया देखिए, एक नीचे और एक ऊपर की तरफ। अब ये कार इस तरीके से घूमती हुई आ रही है भाई। ठीक है, तो मतलब ये बंकित रोड हो गया, कर्व्ड रोड हो गया। और यहां पर जब हमने बात की तो ये रोड कैसा दिख रहा है आपको, बिल्कुल फ्लैट रोड दिख रहा है, बिल्कुल सीधा रोड। यानी कार को किसी सर्कुलर पाथ पे मुड़ने की दो कंडीशंस पॉसिबल है, या तो वहां की सरकार इतनी समझदार हो कि वो क्या करे भाई, जिधर रोड झुक रहा, जिधर रोड मुड़ रहा है उधर झुकी हुई बनाए। अगर नहीं बनाएगी तो वो ऐसा बना देगी, और ऐसा बनाएगी कैसे, बिल्कुल फ्लैटर्ड। अगर इस तरीके से बिल्कुल फ्लैट रोड होगा तो भैया इसको दिक्कत आएगी, इसको परेशानी आएगी। ठीक है, क्या परेशानी, क्या दिक्कत आएगी, आइए जरा हम समझना प्रारंभ करते हैं यहीं से। तो इसके लिए सबसे सिंपल सा काम है, आप इन पहियों पर देखिए। इस सबसे पहले वाले इस पहिए की बात करूं तो इस पे क्या हो रहा होगा भाई, इधर की तरफ एक बल काम कर रहा होगा। ठीक है ना, ठीक। अब इसको होल्ड करने के लिए टायर और रोड के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो मैं ऐसा कहता हूं कि ये मैंने पढ़ा हुआ है, घर्षण बल समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है भाई, तो ये नॉर्मल रिएक्शन के, अभिलंबवत
ये हमने पीछे में डिस्कशन किया हुआ है पूरा, बट स्टिल मैं दोबारा लिख देता हूं, अभिलंबवत बल के मतलब नॉर्मल रिएक्शन के। ठीक, इस नॉर्मल रिएक्शन को जैसे आपको यहां पर दिख रहा है, दिस इज N1, ठीक है। कहां पे लग रहा है भाई नॉर्मल रिएक्शन? तो नॉर्मल रिएक्शन आप इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए इस कार के लिए बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट अगर मैं काउंट करूं तो हम यहां कहीं से कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इस पे क्या हो रहा है भाई? तो यहां पर इस पहिए पर बात करूं तो इस पहिए पर नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। यहां पर भी क्या हो रहा होगा भाई? तो ये ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, ठीक है। ये N1 और यहां से N2। अच्छा, इसी N1 N2 को इस नाम से भी जाना जाता है, इसको R1 और इसको R2। बहुत सारी जगहों पर हमको नॉर्मल को N से लिखते हैं, बहुत सारी जगहों पर रिएक्शन है तो R से भी लिखते हैं, तो घबराइएगा मत, है ना। तो अब होगा क्या, अगर कॉमनली देखें तो कॉमनली समझ में आ रहा है कि इस कार का जो वेट कंसीडर होगा, जो ये कार का भार कंसीडर होगा, वो कितना होगा भाई? तो मास ऑफ द कार इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg, केंद्र पर ही कार्यरत होती है। तो कंबाइनली अगर मैं बात करूं तो इसका भी नॉर्मल रिएक्शन होगा। किसका नॉर्मल रिएक्शन होगा भाई? ये कार का। अच्छा, मैं छोटा सा एरो बना लेता हूं। ये जो एरो आपको दिख रहा है ये किसका है? ये कार भी तो नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी ना, किससे? तो ये mg की वजह से। ये कितना होगा? तो दोनों पहियों द्वारा जो दोनों पहियों पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगाया जा रहा वही ना। जैसे मैं अगर कहता हूं तो मेरे सेंट्रल पॉइंट यहां से काउंट होगा नीचे की तरफ mg और यहीं से ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन R कंसीडर होगा। लेकिन लग कहां पे रहोगा इन एक्चुअल प्रैक्टिस? तो मैं कहूंगा मेरे दोनों लेग्स पे, ठीक है। तो मतलब समझ में आता है कि ये N1 और N2 अल्टीमेटली अगर कह सकता हूं तो मैं इसको कह लूंगा R1 और R2 भी कह सकता हूं, ठीक है ना। चलिए, तो अभी एक बात समझ में और थोड़ी सी सिखाता हूं। देखिए ये कोई व्यक्ति है, अब इसके पैर यहां पर रखे हुए, मतलब रखे हुए क्या, खड़े ही है ये। तो यहां पे आपको एक बात समझ में आती है कि यहीं पर इसका जो टोटल, देखिए कायदे से तो कंसिडरेबल यहीं से होगा, कहेंगे कि भैया ये mg मास इसका नीचे की तरफ लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन इसकी R ऊपर की तरफ लग रही है। किंतु क्या ये बीचों बीच यहां पर कुछ तो है ही नहीं ना। ये वाला सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे कुछ है क्या? नहीं। तो मतलब ये जो mg है ये दो टुकड़ों में बट करके यहां लग रही ना, दोनों पैरों पर, यानी मैं यहां पर और यहां, इन दोनों का जो सम होगा वो mg होगा ना। तो अगर मैं कहता हूं तो नॉर्मल रिएक्शन क्या, ये R1 और इसको कह देता हूं मैं R2, ये दो नॉर्मल रिएक्शंस होंगे। जैसे कि मैंने कार के दोनों पहियों पे बात किया, ठीक। तो देखिए कार के लिए जब हम बात करेंगे तो अभी तो मैं सिर्फ दो ही पहिए ले रहा हूं, लेकिन दो पहिए पीछे भी तो होंगे ना। यानी ये जो मैं यहां पे जो सेंट्रल पॉइंट बना रहा हूं ये कार के बिल्कुल बीचों बीच होगा, ठीक। जैसे यहां पे व्यक्ति के बिल्कुल बीचों बीच। तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम सीखा है कि इस बॉडी के लिए अगर मैं बात करूंगा तो मैंने कहा कि भाई यहां से और यहां से कांटेक्ट में है, कोई बात नहीं, इसको हटाइए। आप कहिए भैया सेंटर से इसका वेट mg नीचे की तरफ, तो तुरंत दिमाग में आता है कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। अब चूंकि ये वृत्तीय गति कर रही है, तब वृत्तीय गति करते समय हमको बात क्लियर है कि भाई लगने वाला जो घर्षण बल होता है वो अभिलंबवत बल के, है ना, नॉर्मल रिएक्शन के समानुपाती होता है। यानी मैं यहां पे कहता हूं कि F1 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके भाई? तो ये हो जाएगा मेरे N1 के, ठीक। आप चाहें तो मैं R1 R2 लिख लेता हूं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। N और R नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। तो देखिए R1 के अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे F1 इज इक्वल्स टू म्यू R1, ठीक। अच्छा, ये एक इक्वेशन मान लेता हूं। इसी प्रकार क्या, इसी प्रकार दूसरे पहिए पर, दूसरे वाले पहिए पर मैं कहूं कि F2 फ्रिक्शन हो रहा है, तो यहां पर डायरेक्टली लिख लूं क्या, म्यू R2, इसमें कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। ये दूसरे वाले पहिए पर यहां पर क्या दिख रहा है भाई? यहां पर दिख रहा है ना F2, ये F2 कितना होगा भाई? तो म्यू R2, ठीक। म्यू क्या है भाई? तो म्यू है यहां पर, ये जो आपको म्यू दिख रहा है, ये म्यू क्या है भाई? तो ये है घर्षण नियतांक। ये क्या कहलाता है? घर्षण नियतांक, ठीक। अच्छा, अब इसी तरीके से मैं कहता हूं तो R1 और R2 कौन है? तो ये R1 और R2 मतलब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है किसके बराबर होती है? हमेशा वेट के। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा उसके वेट के बराबर है। तो मतलब
ये क्या लिख लूं मैं, तो मैं लिखता हूं R1 प्लस R2 इक्वल्स टू mg। अच्छा ये बात तो ध्यान में है ही कि ये रोड कैसा भाई, ये बिल्कुल फ्लैटेड रोड है, ये बिल्कुल सीधी रोड है, सीधी सीधी मतलब ये रोड टेढ़ा नहीं बनाया गया है, ठीक है ना। यहां की गवर्नमेंट ऐसी जानकारी में नहीं है उसको, तो भैया क्या किया, तो वहां पे जो बनाने वाले लोगों ने था उन्होंने कहा गोल घुमाना ही है ना, घुमा दो ऐसा सीधी की सीधी, ठीक है। इन्होंने ऐसा टेढ़ा करके नहीं घुमाया। तो R1 प्लस R2 किसके बराबर हो जाएगा भाई, mg के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेता हूं। अब मैं कहता हूं कि भाई कुल घर्षण कितना होगा, ठीक, यहां पे कह लेता हूं, चलिए कुल घर्षण बल। कुल घर्षण बल का मतलब क्या हुआ, तो समीकरण 1 और 2 से इन दोनों को जोड़ देता हूं, ठीक है। तो कुल घर्षण बल मतलब F1 प्लस F2 में कह रहा हूं। तो F1 प्लस F2 अगर कहेंगे तो म्यू R1 प्लस म्यू R2 लिखेंगे, म्यू R1 प्लस म्यू R2। बहुत लंबा, बहुत लेंदी टाइप का डेरिवेशन नहीं है भाई, बहुत आसान सा डेरिवेशन है ना। कीप पेशेंस एंड जस्ट सी। F1 प्लस F2 बराबर हो गया म्यू R1 प्लस R2 के। अगर मैं इसी तरीके से लिखता हूं F1 प्लस F2 विच इज इक्वल टू म्यू, ब्रैकेट में अगर डाल दो इसको R1 प्लस R2, मतलब इसको कॉमन ले लूं, तो मुझे दिख रहा है समीकरण 3 से क्या भाई, तो समीकरण 3 से R1 प्लस R2 mg के बराबर होता है। तो मतलब ये F1 प्लस F2 विच इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा भाई, mg, म्यू टाइम्स ऑफ ये क्या हो गया, mg, ठीक है। F1 F2 किसके बराबर हो गया, म्यू mg के बराबर। यानी F1 और F2 को कुल घर्षण बल कह रहे हैं, तो मैं ऐसा कह लूं ये हो जाएगा मेरा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, F K कह लेता हूं, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शनल। आगे ये म्यू mg, ठीक है। अब मैं यहां पर कुछ बातें और करता हूं कि भाई ये तो मुझे मिल गया कि ये इतना फ्रिक्शन यहां पर हो रहा है। अब अगर मैं ऐसी आपसे कहूं कि एक कंडीशन बताइए जब ये कार इस सड़क पर ही चलेगी, बाहर नहीं निकल जाए, मैंने क्या बोला था, मुड़ते समय बाहर नहीं चले जाए, मुझे वेलोसिटीज पता करनी है। तो मैं इसको एक इक्वेशन देता हूं, मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 4, मैं यहां पर लिखता हूं कार को रोड पर सफलता पूर्वक मोड़ने के लिए, या मोड़ने पर लिख देता हूं, मोड़ने पर लगने वाला अपकेंद्रीय बल, ठीक है, अपकेंद्रीय बल कहिए या अभिकेंद्रीय, लगने वाला अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल के बराबर होगा। तो मैं ऐसा लिख देता हूं, लगने वाला अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल के बराबर होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह हुआ कि भाई अगर इसको मोड़ना है तो जो अभिकेंद्रीय बल होता है, कितना अभिकेंद्रीय बल होगा, तो mv स्क्वायर अपॉन r। क्या है भाई, m मास ऑफ द कार, v क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ द कार, r क्या है भाई, तो त्रिज्या है। ये हमेशा ही कम होना चाहिए, किससे कम होना चाहिए, या बराबर होना चाहिए, किससे, तो मैं कहता हूं म्यू mg से। आप कहेंगे ये क्या कहना चाह रहे हो, तो मैं कहता हूं कि भैया ये हमेशा ही जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा हो या बराबर हो, ठीक है। क्या है इसका तात्पर्य, जरा समझिए। ये जो घर्षण बल है यहां पर इस पहिए और रोड के बीच में यहां पर लगने वाला घर्षण बल, इस अपकेंद्रीय बल से क्या होना चाहिए, हमेशा ज्यादा। नहीं तो अगर घर्षण बल कम हो गया, अपकेंद्रीय बल ज्यादा हो गया, तो ये कार मुड़ेगी नहीं, बाहर निकल जाएगी। मैंने जो अभी इस तरीके से डायग्राम बनाया था ना कि रोड ऐसी मुड़ रही है, लेकिन कार के पहिए पता है ये इस तरीके से बाहर निकल जाएंगे, रोड तो इधर मुड़ गई, कार के पहिए बाहर चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि इसकी जो अपकेंद्रीय बल है, अपकेंद्रीय बल जो बाहर की तरफ, वो ज्यादा हो गई, किससे, इन पहिए और यहां पे लगने वाले घर्षण बल से। तो मतलब ये कार कभी सक्सेसफुली मुड़ेगी नहीं। तो इसीलिए मैंने लिखा सफलतापूर्वक मोड़ने के लिए।
तो सफलतापूर्वक अगर आपको मोड़ना है तो यही कंडीशन है कि आपकी जो mv²/r मतलब आप केंद्रीय बल है वो कम हो या बराबर हो किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये एक कंडीशन है कि काइनेटिक फ्रिक्शन के जस्ट बराबर होगी, है ना, गतिज घर्षण बल के बिल्कुल बराबर होगी, तब भी कार मुड़ जाएगी सफलतापूर्वक। लेकिन बहुत रिस्क वाला काम है, थोड़ा सा भी ये ज्यादा हुआ और कार रोड के बाहर, समझ पा रहे होंगे, बहुत तेजी से कार को ले आकर के टर्निंग पे मुड़ेगा, नहीं मुड़ेगा। अगर शार्प टर्न होगी तो मुड़ेगी ही नहीं कार ना, बाहर चली जाएगी। तो उसके लिए यह कैलकुलेशन आवश्यक है कि mv²/r हमेशा हमेशा छोटा या बराबर होना चाहिए उसके काइनेटिक फ्रिक्शन से। नाउ अगर मैं यहां से कहता हूं तो अगली लाइन में मैं लिखता हूं mv²/r स्मॉलर दैन इक्वल्स टू fk की वैल्यू रख दीजिए म्यू mg, ठीक है, मुझे ये v स्क्वायर चाहिए। अच्छा, तो v²/r विच इज इक्वल्स टू, अच्छा तिरक गुणा इकट्ठे कर दूं चलेगा क्या, लेस देन इक्वल्स टू ये म्यू mg इंटू r अपॉन m। क्या किया मैंने सिंपली ये जो m था इसको नीचे भेज दिया, ये जो नीचे r था इसको यहां गुणा कर दिया, चलेगा। m से m कैंसिल हो गया तो क्या बचा, v² इज लेस देन इक्वल्स टू क्या है भाई, तो ये बचा है हमारा म्यू जी आर। क्या बचा है, म्यू जी आर। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ v लिखूं तो v इज लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर, ठीक है, कितना बचा, अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर। इससे क्या समझ में आता भाई, ये अधिकतम वेलोसिटी है जिससे हम कार को सक्सेसफुली मोड़ सकते हैं। फाइनली यहां से हमको समझ में आ गया कि जो भाई मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, v अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर के बराबर ही होगी, या फिर आपको हमेशा वेलोसिटी को अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर से छोटा रखना होगा ताकि आप सक्सेसफुली यहां पर मुड़ सके। इससे बड़ा करेंगे तो ऑब्वियसली मैं जो बोल रहा हूं कि भैया आप क्या होंगे, रोड के बाहर ही चले जाएंगे। तो चलिए भाई, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और इससे भी इंपॉर्टेंट एक और डेरिवेशन आने वाली है जब हम बंकित रोड की बात करेंगे तब। तो चलिए मैं इसको हटाता हूं और मैं बढ़ता हूं जरा एक बंकित रोड पे, मतलब किनारे पर कार की जो वर्तुल गति कहते हैं इसकी हम बात करें। यहां पर आपको दिख रहा होगा बैंकिंग ऑफ रोड्स के नाम से भी इसको हम जानते हैं। क्या दिख रहा है भाई, तो देखिए क्या किया जाता है जब कभी भी रोड मुड़ने को होता है, तो जैसे मैंने अभी जो फ्रेम करके बनाया था, ये रोड इधर की तरफ मुड़ रही है, तो इस वाले हिस्से को नीचे बनाया जाता है और इसको इसके लेवल से कंपैरेटिवली ऊपर बनाया जाता है, जिससे हमको कुछ फायदे होने वाले। वो क्या फायदा होने वाला है अभी जस्ट हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो हुआ क्या, तो बस बात इतनी सी कि कायदे से अभी जिस रोड की मैंने चर्चा की इसके प्रीवियस वन सेशन में, वहां पे हमने ऐसी बिल्कुल स्ट्रेट रोड रखी थी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये कार इधर की डायरेक्शन में ऐसी मुड़ने वाली है, ये कार ऐसी मुड़ने वाली है। तो जब ये कार इधर की डायरेक्शन में मुड़ने वाली है तो सीधी सिंपल सी बात है ना कि इस रोड को इधर साइड पे नीचे और इधर के साइड पे कैसा रखना होगा, ऊपर रखना होगा। बस इतनी सी ही तो बात है। तो इस संदर्भ में कैसे क्या काम होगा आइए जरा हम समझते हैं। तो देखिए एक बात तो ये फिक्स है ना कि भाई जैसे ही कार ऐसी बेंडिंग रोड पे आएगी, ऐसे तिरछी कह लूं टेढ़ी रोड पे आएगी, तो उसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो शिफ्ट हो जाएगा भाई। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, आर से भी जिसको डिनोट करते हैं। तो ये मेरे वर्टिकल के साथ में कितना थीटा का कोण बनाया, अर्थात मैं कह सकता हूं कि ये मेरा जो लंबवत दिख रहा है ये अल्टीमेटली लंबवत नहीं, ये मेरे लिए क्षैतिज हो गई, क्योंकि मैं ऐसे था और ऐसा टिल्ड हुआ, तो मेरे लिए रेफरेंस क्षैतिज कौन होगी, यही ना, जिससे एंगल उठता है, जिससे लगा हुआ कोण होता है वही होता है कॉस, ऐसे याद रखिए। तो लगा हुआ कोण किससे, इससे है ना, तो ये हो गया मेरा n cos थीटा, या फिर इसी को मैं कह लूं r cos थीटा। तो इसके लंबवत भी तो एक निकलेगा कंपोनेंट, तो ये निकल गया जिसको हम कह रहे हैं n sin थीटा, या यूं कह लूं r sin थीटा, चलेगा। ये किसके कंपोनेंट्स ब्रेक किए, ये जो नॉर्मल रिएक्शन था इसके। अच्छा, तो मुझे एक बात पता है कि इस नॉर्मल रिएक्शन के लिए यहां पर इसके नीचे की तरफ क्या काम करेगा भाई, वेट कितना होगा mg,
वेट में कहां कुछ हम सुनते भैया, mg मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। अच्छा, ये बात सब कुछ ठीक है, चलेगा, मंजूर है, कार ऐसी बेंड होकर के ऐसी मुड़ गई। लेकिन एक और बात है, यहां पर भी तो रोड और ये टायर के बीच में फ्रिक्शन होगा, घर्षण यहां पर भी तो होगा। मैंने कह लिया ये घर्षण कितना हो रहा है, एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिज घर्षण। क्यों? क्योंकि ये कार चल रही है, यहां पर भी होगा। मतलब अगर मैं इस एफ के लिए बनाऊं तो जरा एफ के लिए मैं एक अलग से डायग्राम ही प्लॉट कर देता हूं। यहां पे ये देखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में नीचे लग रही है, इसका मतलब तो इसके दो कंपोनेंट्स, एक हो गया ये क्षैतिज, अगर थीटा था तो इसको भी थीटा ही, तो क्योंकि देखिए जितना यहां पर थीटा पे ये बेंड होता उतना ही थीटा यहां पर भी बेंड होगा, यानी ये थीटा भी कैसा होगा, सेम। ये किसके लिए भाई, ये रोड के साथ में ये बुनी हुई है, ये रोड के साथ। अगर ये थीटा है तो यहां पर जो कंपोनेंट्स ब्रेक होंगे ये भी थीटा होगा, यानी ये हो गया एफ के कॉस थीटा, और नीचे की तरफ लगेगा वो हो जाएगा एफ के साइन थीटा। ये किसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं। मतलब यहीं पर अगर मैं चाहूं तो बना देता हूं, लेकिन डायग्राम में अलग रखना इसलिए जरूरी है, थोड़ा फ्रेश दिखे, अदरवाइज आप ऐसा भी समझ सकते हैं। ये एफ के लिए मैं बना रहा हूं, तो ये एफ के क्या हो गया, ये हो गया मेरा कॉस थीटा, ये रहा थीटा, और ये नीचे की तरफ लग गया, ये लग गया एफ के साइन थीटा। चलिए अब ये डायग्राम को वहां रिलेट कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा। मैं इसका कलर चेंज ही कर देता हूं, है ना। ये एफ के लिए पूरी बातें चल रही हैं। अच्छा चलिए, तो अब मैं इसको हटा देता हूं। आइए अब जरा हम समझते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। तो इसके लिए अगर मैं एफबीडी लिखना चाहूं, फ्री बॉडी डायग्राम में इसके लिए लिखना चाहूं, इक्वेशन लिखना चाहूं, तो क्या इक्वेशंस बनेंगे आप जरा देख करके बताइए। मैं पहले बात करता हूं इनकी, तो क्या दिख रहा है भाई, तो यहां पर देखिए ना, अगर मैं कहता हूं चित्र से, ठीक है, बहुत आसान सा डेरिवेशन में करा रहा हूं, बहुत टिपिकल नहीं, बहुत लेंदी नहीं, बहुत सिंपल वाला, ठीक। चित्र से आपको क्या दिख रहा है, तो मैं इसको ले लेता हूं। ये दोनों ही अगर आप देखेंगे एक ही डायरेक्शन में लग रही, और मैं ये बात बोल रहा हूं ये दोनों बराबर है ना, आर साइन थीटा कहिए, एन साइन थीटा कहिए, यहाँ पे आर कॉस थीटा कहिए या फिर एन कॉस थीटा कहिए, क्योंकि मैं आपको ये चीज बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं रखना चाह रहा कि कहीं पर आपको बुक में दिख जाए एन तो आप घबरा जाओ, नहीं भाई, वो नॉर्मल रिएक्शन को ही इंट्रोड्यूस कर रहा, ठीक है। तो क्या कह रहा हूं, चित्र से जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर दिखेगा क्या, आर साइन थीटा प्लस एफ के कॉस थीटा। ये क्या है भाई, ये दोनों ही एफ के कॉस थीटा और आर साइन थीटा, ये दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं ना, दो बल एक ही डायरेक्शन में लगेंगे तो ऐड हो जाएंगे। और ये किसके बराबर होंगे, तो ये बराबर हो जाएंगे भाई हमारे अभिकेंद्रीय बल के। किसके बराबर है ये, अभिकेंद्रीय बल। अच्छा, तो ये होगा कितना, तो आर साइन थीटा प्लस एफ के कॉस थीटा बराबर अभिकेंद्रीय बल कितना होता है, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अभी पिछले वाले डायग्राम्स में भी हमने यूज किया, यहां पर भी कर रहा हूं। अभिकेंद्रीय बल कितना है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम मास ऑफ, एम इज द मास ऑफ कार, वी मतलब इस कार की वेलोसिटी। मैं यहां पर लिख भी दूं क्या, चलिए, एम द्रव्यमान किसका भाई, कार की, ठीक। वी वेग है किसकी, कार की। और इसी तरीके से आर जो है वो जिस पथ पे मुड़ रही है उसके अनुसार, कार जितनी रेडियस के साथ में मुड़ा उसकी त्रिज्या। अब ये एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, इसको एक इक्वेशन ले लीजिए। मैं इसी प्रकार बोलता हूं, इसी प्रकार अगर मैं कहूं तो यहां पर अगर आपको दिख पा रहा हो, मैं एक बार लिखता हूं फिर आपको रिलेट कराता हूं। एफ के साइन थीटा प्लस एम जी बराबर लिख लू मैं आर कॉस थीटा, तो चलेगा क्या, आइए दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर ये जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ये क्या है, एफ के साइन थीटा, और इसका वेट भी किधर की तरफ लग रहा है, ये नीचे की तरफ लग रहा है। ये दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगे, और इन दोनों को बैलेंस करने वाला है कौन, तो ये है भैया आर कॉस थीटा। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं कि आप यहां और यहां दोनों में कोई अंतर ही नहीं समझ रहे भाई। अल्टीमेटली ये जो मैंने यहां पर डॉट लगा करके आपको बना के समझा रहा हूं, ये यहां नहीं, यहीं पर एप्लीकेबल हो जाएगा, यहीं पर, बिल्कुल यहीं पर, ठीक। क्योंकि सारे ही फोर्सेस कहां पे कंसीडर की जाती है भाई, एफबीडी के अकॉर्डिंगली उसके सेंटर पे।
सेंटर पॉइंट ये है तो ये यहां नहीं यहीं पर होगा, बट ठीक है, मैं डायग्राम को फ्रेश रखने के लिए, समझने के लिए इसको बाहर की तरफ बना रहा हूं और कुछ भी नहीं ना। ये दोनों इक्वेशन से आपको कुछ बातें समझ में आ रही है। मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं। मैं क्या काम कर लूं, मैं इसको कर लेता हूं mg को यहीं रखता हूं, ठीक है, और r cos थीटा माइनस कर देता हूं f के साइन थीटा, चलेगा। या अगली लाइन में मैं ऐसा लिख लेता हूं, मैं लिख लेता हूं r cos थीटा माइनस f के साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू mg। इसको समीकरण नंबर 2 दे देता हूं। कुछ नहीं किया भाई, ये साइन कॉस को एक साइड लिया, mg को अलग किया, तो इसको इधर ले आया, तो ये इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इतनी बात तो अब समझ में आने लगी होगी। अब मैं एक काम करता हूं, मैं फर्स्ट से सेकेंड इक्वेशन को कर देता हूं, या फर्स्ट को सेकेंड से कर देता हूं डिवाइड, ठीक। तो देखिए, समीकरण 1 को 2 से विभाजित करने पर, चलो भैया समीकरण 2 को विभाजित कर देते हैं, 1 को कर देते हैं 2 से, तो ये क्या हो गया, r साइन थीटा प्लस एफ के कॉस थीटा अपॉन, इसका LHS कैसा है, तो r cos थीटा माइनस एफ के साइन थीटा बराबर क्या दिख रहा है भाई इधर, तो mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन यहां दिख रहा है mg। m से एक m तो गया, ठीक है, एक m से एक m गया, मैं यहां से आगे कंटिन्यू कर देता हूं, ठीक है। क्या मिल जाएगा मुझे, r साइन थीटा प्लस एफ के कॉस थीटा, ठीक, r साइन थीटा प्लस एफ के कॉस थीटा अपॉन r कॉस थीटा माइनस एफ के साइन थीटा, ठीक है, बराबर क्या आ गया भाई, तो ये आ जाएगा मेरा v स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर, इस आर को नीचे ले आ दूंगा। अब मैं क्या काम करता हूं, मैं कहता हूं कि इसके LHS पोर्शन में, सिर्फ और सिर्फ LHS में, ठीक है, LHS डिवाइडेड बाय, LHS को मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है, तो LHS डिवाइडेड बाय किससे भाई, तो मैं कर देता हूं इसको r cos थीटा से डिवाइड, ठीक। तो यहां पर डिवाइड कीजिए, देखिए r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा प्लस एफ के कॉस थीटा अपॉन r cos थीटा अपॉन ये r cos थीटा अपॉन r cos थीटा माइनस एफ के साइन थीटा अपॉन r cos थीटा बराबर v स्क्वायर अपॉन आर जी। सबको मंजूर होगा क्या भाई, ये r साइन थीटा सबको किससे करना है, तो सबको ये r cos थीटा से, मतलब इसके अपॉन में भी लिख दिया r cos थीटा, इसके अपॉन में भी लिख दिया r cos थीटा, इसके अपॉन में भी लिख दिया r cos थीटा, इसके अपॉन में भी, ये देखिए सभी के अपॉन में r cos थीटा, r cos थीटा, r cos थीटा, है ना, क्योंकि LHS को r cos थीटा से डिवाइड करना था, ये भी सबको। अब अगर मैं अगले पॉइंट में लिखता हूं तो आपको क्या दिख रहा है भाई, तो ये देखिए यहीं पर मैं लिख देता हूं इसका अगला पॉइंट, तो क्या मिल गया मुझे, r से r कैंसिल, साइन अपॉन, ये r से r कैंसिल, साइन अपॉन कॉस इज tan थीटा, तो मैं लिखता हूं बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगा, tan थीटा प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, एफ के अपॉन में r, ठीक है। तो मैं यहीं पे लिखता हूं एक और चीज, एफ के अपॉन में r होता है हमारा म्यू, एफ के अपॉन में r क्या होता है, म्यू होता है। कैसे पता मुझे, तो मुझे ये बात पता है ना क्या, कि भाई जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है म्यू। अभी जस्ट पिछले वाले डेरिवेशन में भी आपको ये बात सिखाया, तो म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ के अपॉन में आर, तो एफ के अपॉन में आर को म्यू रख ही लेता हूं ना, क्या तकलीफ, एफ के अपॉन आर को म्यू रख ही लेता हूं। तो यहां पर देखिए एफ के अपॉन आर बचेगा, ये एफ के अपॉन आर, इसकी जगह पे मैं लिख लेता हूं क्या, म्यू, ठीक है, अपॉन आर कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा पूरा ही कैंसिल हो गया, यानी 1 माइनस एफ के अपॉन आर, इसको क्या लिखेंगे, तो ये लिख लेंगे म्यू, और साइन अपॉन कॉस, ये देखिए ये हो गया म्यू, ये साइन अपॉन कॉस इज tan,
बराबर हो गया भाई वी स्क्वायर अपॉन आर जी, बराबर किसके हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आर जी के। अच्छा, तो और एक स्टेप आगे बढ़ा जाए और अगली लाइन में इसको कंप्लीट करूं मैं, तो मैं अगर वी स्क्वायर लिखना चाहूंगा तो क्या लिख सकता हूं, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आरजी इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी आरजी इंटू क्या क्या है, tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है, tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। अच्छा, अगर मैं ऐसे कहता हूं आपसे कि नहीं नहीं मेरे को सिर्फ v बताइए, तो आप कहेंगे ठीक है, लो अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक, ये हमारा फाइनली वैल्यू यहां पर मिल जाती है। ये डायग्राम वाले पोर्शन को अलग कर देता हूं। ठीक है, तो ये मिल गई v की वैल्यू, यानी ये वो अधिकतम वेलोसिटी है, ये वो अधिकतम वेग है जिससे किसी बैंक्ड रोड, मतलब किसी घूमे मुड़े हुए या फिर ऐसा झुके हुए रोड पर ये कार मुड़ सकती है। ये अधिकतम वेग है ये जिससे ये कार को मुड़ना होगा। क्या भाई, अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है, अच्छा, तो इससे बात अब समझ में आ गई कि यहां पर अगर मुझे चाहिए होगा कि ये कार को कितनी तेजी से मोड़ दूं कि ये कार है ना ऑफ रोड ना हो, मतलब बाहर ना चली जाए, तो उसको ये वेलोसिटी गेन करनी होगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई क्या? अगर आई है भाई तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, क्योंकि हम इसमें एक स्पेशल केस करने वाले हैं। चलिए रख लीजिए भाई इसका एक स्क्रीनशॉट, है ना। हम एक स्पेशल केस करने वाले हैं, हम कहना चाह रहे हैं कुछ, आइए, आई होप आपने रख लिया होगा। मैं इधर से हटा रहा हूं क्योंकि मुझे वो फाइनल रिजल्ट चाहिए, तो मैं इधर साइड से हटा देता हूं। ठीक, देखिए, मैं अगर कहता हूं कि भाई रोड और कार के बीच में कुछ भी घर्षण ना हो रहा, क्या, रोड और कार के बीच में कुछ भी घर्षण ना हो रहा, ठीक है ना। मैं कहता हूं एक केस, एक स्थिति, क्या भाई, कि घर्षण रहित रोड हो, ऐसा सीधे लिख देता हूं, घर्षण रहित रोड के लिए, मतलब ये कार और रोड के बीच में कुछ फ्रिक्शन बची ही ना हो, कोई घर्षण नहीं बची हो। तो जब कार और रोड के बीच में कुछ भी फ्रिक्शन नहीं बचेगा तो आपको पता है क्या होगा, ये जो म्यू है इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0। अर्थात मैं कहूंगा कि म्यू इक्वल्स टू हाउ मच, 0। अब देखिए, अतः जो यहां पर वेग मुझे देखने को मिल रहा है, वेग v इज इक्वल्स टू, क्या लिखे थे भाई, तो आपने लिखा था ना अंडर रूट ऑफ आर जी, है ना, इंटू tan थीटा प्लस म्यू। अब म्यू की वैल्यू मैंने क्या कह दी, 0। नीचे क्या लिख रहा हूं, तो 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस म्यू tan थीटा, ठीक है ना, 1 माइनस म्यू tan थीटा, तो 1 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी रख दी भाई, 0 इंटू tan थीटा। क्या मिलेगा भैया आपको, आपको v इक्वल्स टू मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ आर जी, ठीक है, tan थीटा। अब ये प्लस 0 खत्म, 1 माइनस 0 मतलब खत्म ना, तो v इक्वल्स टू मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। अगर फ्रिक्शन लेस हो तो ये इसकी वैल्यू होती। अच्छा, अगर कोई कहता है कि तो फिर मेरे को थीटा भी तो बताओ, कोण, तो थीटा भी बताता हूं भाई। मैं कहता हूं, देखिए यहीं से वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी tan थीटा, तो आर जी को नीचे भेजिए, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल्स टू हाउ मच, tan थीटा। तो आगे अगर मैं लिखता हूं इसी को कि tan थीटा बराबर कितना, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी, और थीटा इक्वल्स टू कितना, तो अंडर रूट ऑफ, सॉरी, थीटा इक्वल्स टू कितना, तो tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन में आर जी। कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ
वी स्क्वायर अपॉन में आर जी। मतलब यहां से आपको समझ में आ गया कि जो ये थीटा निकलने वाला है, ये थीटा कितने होने वाला है, वी स्क्वायर अपॉन आर जी के बराबर मिलने वाला। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से बात समझ में आ गई होगी कि अगर फ्रिक्शनलेस होगा तो ये कोण कितना होना चाहिए। अगर इतने का कोण हुआ और फ्रिक्शनलेस भी हुआ तब भी ये कार क्या है, टर्न हो जाएगी, मुड़ जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, एक और बात, इसी ग्रिपिंग के लिए, इसी फ्रिक्शन के लिए हम क्या करते हैं, टायर्स में वो ग्रूव्स बनाई जाती है ना। टायर्स में देखिए ना जो डिजाइन स्ट्रक्चर्स, वो क्या ऐसे मजेदार दिखने के लिए बनाई जाती है क्या, नहीं। वो ग्रूव्स क्या करती है भाई, वो कंक्रीट के साथ में या फिर जो भी पत्थर हो या फिर जो छोटे छोटे से गिट्टी लगे होते हैं ना रोड में जो, ठीक है, डामर के साथ में, तो उसके साथ में क्या होता है, ऐसे टायर्स उससे चिपक जाती है। ठीक है ना। वहां फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए उसको लगाया गया है ताकि हमें मदद मिल सके, जिसके कारण हम क्या कर सके, कार को टर्न कर सके, बाइक को टर्न कर सके। ठीक है। हमने साइकिलिस्ट के लिए भी देखा था कि वो भी बेंड होता है, उसमें भी ये सारे काम होते हैं। उसी तरीके से हमने कार के लिए भी देखा। तो इस केस को भी ध्यान में रखेंगे भैया, ये जो केस है ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए, तो अगर आपने यहां तक समझ लिया, सीख लिया, तो भाई जो हमने टारगेट सेट किया था क्या, तो इस सेशन में हमने सोचा था, हमने टारगेट बनाया था कि हम सीखेंगे क्या, एक कार जब चल रही है बिल्कुल ऐसे फ्लैट रोड पे, एक कार कैसे चल रही है, बिल्कुल ऐसी सीधी सरल रेखा पे, और ये इस पे मुड़ रही है, कार ऐसे थी, और दूसरी जगह पे कार क्या हुई भाई, तो कार को थोड़ा सा, मतलब जो रोड है, जो रोड हल्का सा झुका हुआ, कितने के कोण पे, थीटा कोण। या रोड नहीं झुका था, यहां पे बिल्कुल सीधे सीधे चल के आ रही। तो हमने इन दोनों केसेस को समझा, सीखा, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी कि कार ऑफ रोड ना हो, इसको हमने सीख लिया। ठीक है भाई। तो इसी तरीके से बाकी कोर्स कंटेंट के लिए आप क्या करते हैं, तो बाकी कोर्स कंटेंट के लिए आप जुड़े हैं मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर के आते हैं सीबीएसई इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम। यहां पे हिंदी और इंग्लिश से सीधा सिंपल सा मतलब है भाई कि आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आपकी बुक्स एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम हो आपके स्टेट बोर्ड में, उसके पूरे कोर्स कंटेंट यहां पर मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी जेईई, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी आपको आपके कोर्स कंटेंट मिल जाते हैं। जस्ट क्लिक ऑन द लिंक। एंड सिमिलरली अगर आप यूपी या बिहार बोर्ड से हैं, तब तो आपके लिए एक एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट है जहां पर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, आपका पूरा कोर्स कंटेंट, सब कुछ मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप अपनी स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी को और अच्छा बनाना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप क्लिक कीजिए स्पोकन इंग्लिश वाले सेगमेंट पे, वहां से आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके साथ में मैग्नेट ब्रेन्स ऑफर करते हैं, अगर आप कोई जॉब ओरिएंटेड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक बैंक, इंश्योरेंस, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, सीआईआईबी, जेआईआईबी, तो इसके लिए भी आप क्लिक कीजिए, यहां पर उसके भी कोर्स कंटेंट मिल जाते हैं। दैट इज द फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरा कोर्स कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने आप को और बेहतर करना, अपने लिए चाहते हैं कुछ स्टडी मटेरियल्स, ई बुक्स, बुक्स, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाती है, लिंक को फॉलो कीजिए एंड खुद के लिए बुक्स या ई बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, हमारे ऐप से जुड़िए, हमारे वेबसाइट के साथ में जुड़िए, यूट्यूब के माध्यम से जुड़िए, एंड साथ ही साथ आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी कनेक्टेड रह सकते हैं। दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम। अपने सुझाव भेज सकते हैं, जो नई अपडेट्स होती है उसको प्राप्त कर सकते हैं भाई। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अगले सेशन में कुछ और नए कॉन्सेप्ट, कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।